हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू का स्टेक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में कि जो कंप्यूटर का हिस्ट्री है, जो कंप्यूटर का इतिहास है वो क्या है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि उसकी जनरेशन क्या है, जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन जो है, जो भी फिफ्थ जनरेशन चल रही है, तो इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो आइए देखते हैं। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है कि गणना करना। और कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी कहा जाता है। वहीं दूसरे शब्दों में अगर कहें तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जहां पर आप कोई भी डाटा इनपुट करते हैं तो वो आपके डाटा को प्रोसेस करके उसको एक आउटपुट देता है, तो वो इसको हम कंप्यूटर बोलते हैं। और वहीं कंप्यूटर के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग रिसर्च। तो आप कंप्यूटर के हिस्ट्री में जाते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले अबेकस नामक डिवाइस का यूज़ हुआ, या आप बोल सकते हैं अबेकस नामक कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ या इन्वेंशन हुआ, तो जो कि वो अर्थमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता था। ये अबेकस नामक जो कंप्यूटर था ये सबसे पहले रोमन ने यूज़ किया था। जो रोमन साम्राज्य के लोग थे उन्होंने यूज़ किया था आज से 2400 BC यानी कि 2400 ईसा पूर्व में इसको यूज़ किया था। उसके बाद आया एंटिकाईथेरा, जो कि मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर था। मतलब कि ये एंटिकाईथेरा मैकेनिज्म पर बेस्ड था और ये 150 से 100 ईसा पूर्व के समय आया था। अब इसका यूज ये था कि ये एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन को चेक करने के लिए होता था कि जो कैलेंडर बनते थे 10 साल 100 साल बाद वाले, वो कैसे, जो डिकेड के कैलेंडर बनते थे उसको पोजीशन करने के लिए ये कंप्यूटर बनाया गया था। उसके बाद आया स्लाइड रूल, जो कि सन 1620 से 1630 में इन्वेंटेड हुआ था। और ये एक एनालॉग कंप्यूटर था जो कि आपको गुणा भाग करने के काम आता था। अब नंबर आया चार्ल्स बेबेज का, जिनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने ही पहला मैकेनिकल कंप्यूटर दिया था जो कि 1833 में दिया था। तो इनको चार्ल्स बेबेज थे, इनको हम आधुनिक युग के कंप्यूटर का जनक भी बोलते हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए सर विलियम थॉमसन, जिन्होंने पहला मॉडर्न एनालॉग कंप्यूटर बनाया सन 1872 में, जो कि टाइड प्रेडिक्टिंग मशीन थी। मतलब ये टाइड को प्रेडिक्ट कर सकता था। और उन्होंने एक सबमरीन का टेलीग्राफ बनाया था, जिसमें कि वो एक सबमरीन में जो आपको टेलीग्राफ भेजना होता था वो हर एक 3.5 सेकेंड के अंदर एक कैरेक्टर भेज सकता था। सो उस टाइम इन्होंने ये मॉडर्न एनालॉग मशीन बनाई थी। सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर डिज़ाइन हुआ था सन 1938 में, जिसमें यूएस की नेवी ने इसको यूज़ किया था। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल पर बेस्ड था और यूएस नेवी ने इसको पहली बार सबमरीन में यूज़ किया था, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम था। तो आप जो अभी फ़ोटो देख रहे हैं ये ज़्यूस Z3 का कंप्यूटर का फ़ोटो है। तो चलिए समझते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो सबसे पहला जनरेशन जो था वो था 1942 से 1959 के बीच में। तो इस टाइम में सबसे पहला जनरेशन आया था। तो इसके जो हार्डवेयर फीचर था वो था कि ये वैक्यूम ट्यूब पे काम करता था, ये पंच कार्ड पे काम करता था। वैक्यूम ट्यूब मतलब अगर आपका एक कंप्यूटर होता था तो उसमें कम से कम 17,000 तक उसमें आपकी वैक्यूम ट्यूब लगती थी। और ये जो होता था फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, वो मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करता था सिर्फ, और बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली होता था, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा हीट को जनरेट करता था और इसका साइज भी बहुत बड़ा होता था। अब हीट जनरेट करता था तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करता था। तो इसीलिए ये इतने सारी वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी यहाँ पर। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि एनायक, एडवेक, IBM 701, तो ये इसके एग्जांपल थे। अब आया सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर,
तो जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था ये ट्रांजिस्टर्स और मैग्नेटिक टेप्स पर बेस्ड था और ये सन 1959 से 1965 के बीच में था। ये जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता था और ये जो इसके पहले वाले कंप्यूटर था, जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, उससे फास्ट था, उससे छोटा भी था और उससे रिलायबल था और उससे कम कॉस्टली भी था। क्योंकि आप देख सकते हैं ये वो जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो एक कमरे के बराबर होता था और बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता था, लेकिन ये उसके मुकाबले थोड़ा छोटा है और थोड़ा रिलायबल भी है। और इसके एग्जांपल देखेंगे तो हनीवेल 400, CDC 1604, IBM 790, ये सब इसके एग्जांपल हैं। तो अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की, जो कि 1965 से 1975 के बीच में था। अब इसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए थे, जैसे कि इसमें IC आ गई थी। पहले हमने देखा था कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, पंच कार्ड था, फिर सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर थे, मैग्नेटिक टेप्स थे। तो इस जनरेशन में ये था कि इंटीग्रेटेड चिप्स आ गई थी, जो कि IC जिसको हम बोलते हैं, और ये लार्ज कैपेसिटी डिस्क और मैग्नेटिक टेप पर बेस्ड था। और इसके फीचर ये थे कि ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता था और ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से ये फास्टर भी था, उससे छोटा भी था और उससे रिलायबल भी था और इसको अपडेट करना बहुत इजी था। तो और इसकी एग्जांपल ये हैं कि ये IBM 360, 370, CDC 6600, PDP 8, तो ये इसके एग्जांपल थे। तो अब चलते हैं, तो अब फोर्थ जनरेशन में आते हैं। तो फोर्थ जनरेशन जो था वो 1975 से 1988 के बीच में था और इसमें फोर्थ जनरेशन में बहुत सारे चेंजेस आए थे, बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी आ गई थी। इसमें एप्पल भी आ गया था, इसमें क्रे नाम का जो सुपर कंप्यूटर था वो भी आ गया था। तो देखिए इसमें क्या था कि ये अब थर्ड जनरेशन में तो IC आ गई थी, तो अब फोर्थ जनरेशन जो था इसमें IC और VLSI टेक्नोलॉजी भी आ गई थी और इसमें सेमीकंडक्टर की मेमोरी भी यूज़ होना स्टार्ट हो गया था और मैग्नेटिक टेप तो पहले से ही चल रहा था और इसमें फ्लॉपी डिस्क आ गई थी एज अ पोर्टेबल, मतलब इसको एज अ पोर्टेबल भी हम यूज कर सकते थे। और जो इसकी प्रोसेसिंग थी, जो इसका OS था, ये मल्टी प्रोसेसिंग था और ये GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस के ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता था और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम से भी काम करता था। और तो फिर ऑब्वियसली सी बात है, ये छोटा होगा, अफोर्डेबल होगा, इजी टू यूज़ होता है, मतलब पोर्टेबल था तो बहुत इजी था, आप कहीं भी इसको ले जा सकते थे और अपडेट करना तो बहुत ही इजी था। तो एप्पल ने 1984 में लॉन्च किया था अपना एप्पल इंक का कंप्यूटर। तो जो पहला कंप्यूटर था उसकी रैम जो थी वो थी 128 KB और जो उसकी मैक्सिमम रैम थी 1.125 MB थी। तो सोचिए आज हम लोग कितनी ज़्यादा GB रैम यूज़ करते हैं, उस समय KB में रैम हुआ करती थी, क्योंकि एप्पल ने अपना कंप्यूटर निकाला था। तो और उसके बाद क्रे नाम का जो सुपर कंप्यूटर था 1977 में, उसकी वैल्यू थी उस टाइम $7.9 मिलियन की और आज उसकी वैल्यू अगर हम देखें तो उसकी वैल्यू होगी अप्रॉक्स $34 मिलियन की। तो आप सोचिए आप कि कितनी ज़्यादा वैल्यू है सुपर कंप्यूटर की। और इसके एग्जांपल तो मैंने बता ही दिया कि एप्पल इंक हो गया और क्रे का जो सुपर कंप्यूटर है वो, क्योंकि इसमें बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आ गई थी। अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की, मतलब जो आज की जनरेशन में हम लोग कंप्यूटर लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो वो 1988 से शुरू हुआ था और अभी तक फिफ्थ जनरेशन ही चल रहा है। फिफ्थ जनरेशन में बहुत सारे चेंजेस आ गए थे, जैसे कि इसमें IC आ गई थी विद अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि ULSI टेक्नोलॉजी पर। जो फोर्थ जनरेशन था उसमें VLSI थी, मतलब वेरी लार्ज था, लेकिन फिफ्थ जनरेशन में क्या हो गया, अल्ट्रा लार्ज हो गया। और यहाँ पर लार्ज कैपेसिटी हार्ड डिस्क,
with RAID support, optical disc as portable, read only storage media, powerful servers, internet, cluster computing, क्वांटम कंप्यूटिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। और इसके फीचर की बात करें तो आज के कंप्यूटर जो हैं बहुत ही पावरफुल हैं और बहुत ही चीप प्राइस में मिलते हैं और रिलायबल तो इतने हैं कि आप कह नहीं सकते। मतलब लैपटॉप को आप कहीं भी बैग में भर के ले जा सकते हैं। ये भी 5th जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जांपल है और पोर्टेबल भी है, ये तो देखा जाता है। और मतलब रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉसिबल, इसका मतलब ये है कि आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, इतनी सारी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, मतलब कितनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक साथ आप यूज़ कर सकते हैं। और जो आज का सुपर कंप्यूटर बना है वो इसी टेक्नोलॉजी में बना है। इंडिया में जो है परम नाम का सुपर कंप्यूटर, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्स 16 करोड़ रुपए होगी। और ये परम नाम का सुपर कंप्यूटर है, इसकी जो कंप्यूटिंग पावर है वो 850 टेराफ्लॉप है, मतलब 850 टेराफ्लॉप। और जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो है अप्रॉक्स 1 पेटाबाइट की। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने हिस्ट्री और उसके बाद जनरेशन के बारे में बात किया, तो ये कंप्यूटर की जो जनरेशन हुई कि कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में हमने बात किया था। तो आगे हम बात करेंगे कंप्यूटर के और दूसरे कंप्यूटर्स के बारे में कि कंप्यूटर में क्या क्या सॉफ्टवेयर के बारे में या सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।